वो सर पर हाथ रखे बेड के किनारे बैठी थी। बाहर से शोर की आवाजें आ रही थी। हवेली में आज खुशियों का समा था, क्योंकि इस हवेली की इकलौती बेटी की शादी हो रही थी। नाहिल को मायूं बिठा दिया गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। ये शादी तो वो किसी हाल में नहीं कर सकती थी। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी। जब ही मोबाइल बज उठा। हेलो नाहिल, क्या मजाक है ये? मैं इतनी दूर से आ गया हूँ तुम्हें लेने और तुम भागने से मना कर रही हो। वो शख्स दबा दबा चीखा। मैं क्या करूं? यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बाहर सब जमा है शुभी। वो शोएब को समझा रही थी। कोई रास्ता देखो और निकलो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती जान? यही मौका है हमारे पास। वो अब उसे जज्बाती कर रहा था। वो फोन रखती जल्दी जल्दी कुछ जरूरी चीजें एक बैग में डाल रही थी। इतने में कमरे में सारा आ गई, जो उसकी करीबी दोस्त थी। ये तुम क्या कर रहे हो मनाहिल? जानते भी हो, जब चौधरी साहब को पता लगेगा वो तुम्हें जान से मार देंगे। मनाहिल फिर भी रुकी नहीं। अपनी कीमती जेवर उठाकर बैग में रख रही थी। मारेंगे तब ना, जब मैं उन्हें मिलूंगी। मैं तो यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर वो लोग मान जाते तो मुझे पसंद की शादी के लिए ऐसे भागना नहीं पड़ता। वो अब अबाया पहनकर बैग लेती खिड़की की तरफ आ गई थी। बस तुम अपना ख्याल रखना। ये मेरा फोन नंबर है, जो मैं ऑन रखूंगी। बाद में मुझसे राब्ता करेंगे हम। उसकी गले लगती अश्बार हुई थी। खिड़की से बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। मायूं के गीतों की आवाज ढोल की थाप में गुम थी। नाहिल ने एक आखिरी नजर कमरे पर डाली। वो कमरा जहां उसने बचपन के सारे ख्वाब सुने थे, आज उसके लिए कैद बन चुका था। उसे सांस रोककर खिड़की का पट आहिस्ता से खोला। नीचे सहन में रोशनियों का हुजूम था, मगर पिछला बाग अंधेरे में डूबा था। सारा ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। यही वक्त, देर ना आना, वो सरगोशी में बोली। नाहिल ने इस बात में सर हिलाया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर कदम नहीं रुके। वो खिड़की के किनारे से नीचे उतरी तो पांव जमीन से टकराए। दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने चीख को होंठों में कैद रखा। उबाया समेत कर वो बाग की तरफ थोड़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा शोर में शामिल हो जाएगी। पीछे कहीं किसी के कह के गूंजे किसी की शादी का नामा। और यहाँ वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। गेट के पास हो, जल्दी करो। शुएब की घबराई हुई आवाज आई। मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर, उसने हाँफते हुए कहा। बाग की बाड़ के पास पहुंचकर उसने दुपट्टा मजबूती से लपेटा और कांटेदार झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। हाथ छिले, कपड़ा अटका, मगर इरादा फौलाद था। बाढ़ के उस पार सड़क सुनसान थी। एक मोटरसाइकिल अंधेरे में खड़ी थी। वो दौड़ी और ऐन उसी लगे पीछे से आवाज आई, लाए। उसके कदम लड़खड़ाए। लम्हे भर को रुकी, मगर दिल ने फिर फैसला किया। उसने पलट कर नहीं देखा। शोएब ने उसे बाजू से थामा। बैठो। इंजन की आवाज गूंजी और मोटरसाइकिल अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ गई। पीछे हवेली में खुशियों का शोर था और आगे एक अनजाना सा रास्ता। नाहिल ने आंसू पोंछे, बैग को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, बस हमें बचा लेना। हवा ने इसकी दुआ को सुना या नहीं, ये आने वाला वक्त बताने वाला था। सुबह की पहली अजान के साथ ही हवेली में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। मायूं की रात के बाद अमूमन घर नींद में डूबा रहता था, मगर आज फिजा में सुनाटा कुछ ज्यादा भारी था। चौधरी बेगम ने खादमा को आवाज दी, मनाहिर को जगाओ। मायूं की बात की रस्में भी तो है ना। खादमा ऊपर गई। चंद्रमा बाद हाँपती हुई वापस आई। बेगम साहिबा, कमरा खाली है। चौधरानी के हाथ से तस्बीह फिसल गई। क्या बताओ खाली है? वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ी। कमरे का दरवाजा खुला था, बिस्तर बिखरा हुआ, अलमारी अध खुली और खिड़की के पर्दे हवा में हिल रहे थे। उनके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, हाय ला मेरी बेटी। उसी लम्हे नीचे ड्राइंग रूम में चौधरी साहब दाखिल हुए। कदावर, रोबदार आंखों में वही पुराना गरूर। क्या शोर है सुबह सुबह? चौधरानी का कपाती आवाज में कहा, नाहिल, नाहिल घर में नहीं है। चौधरी साहब के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। क्या? वो तेजी से ऊपर आए, कमरा देखा, खिड़की की तरफ पड़े। उनकी आंखों में गुस्सा दहक उठा। इसका मतलब है वो भाग गई। इतने में दोनों बेटे भी आ गए। बड़ा बेटा हमजा, चौधरी संजीदा सख्त मिजाज, बाप का अक्स। अब्बा, क्या हुआ है? छोटा बेटा अरसलान चौधरी, तेज, जल्दी गुस्से में आने वाला। अम्मी क्यों रो रही है? चौधरी साहब ने दांत पीसते हुए कहा।
تمہاری بہن نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، شادی کے ایک دن پہلے بھاگ گئی۔ ارسلان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ابھی گاڑی نکالتا ہوں، جہاں بھی ہوگی ڈھونڈ نکالوں گا۔ حمزہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ خالی الماری، غائب زیور، کھلی کھڑکی۔ یہ اکیلی نہیں گئی، کوئی اس کے ساتھ ہے۔ چودھری زمین پر بیٹھ کر چودرائن رو پڑی۔ میری بچی، اگر چودھری صاحب کو لوگوں نے تانے دیے تو؟ چودھری صاحب کی آواز پتھر کی طرح سخت تھی۔ آج سورج ڈھلنے سے پہلے وہ واپس اس حویلی میں ہوگی، اور جس کے ساتھ گئی ہے اس کی مثال قائم کی جائے گی۔ حویلی میں خوشیوں کی جگہ اب غصہ، غصہ، ذلت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور دور کہیں ایک انجان سڑک پر ناہل کو ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے کتنے طوفان اس کی طرف پڑ رہے۔ پورا دن حویلی میں ایک ہلچل مچی رہی۔ شہر، گرد و نواح، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں چودھری صاحب کی آدمی نہ گیا۔ حمزہ خود ہر فون کال پر تھا۔ ارسلان غصے میں دروازے پٹکتا پھر رہا تھا، مگر ہر جواب ایک ہی تھا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ شام ڈلی تو ڈرائنگ روم میں گھٹا ٹوپ خاموشی چھا گئی۔ چودھری صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، انگلیوں میں تسبیح مگر دانت نیچے ہوئے۔ ایک لڑکی، وہ بھی میری بیٹی، یوں غائب ہو جائے؟ ان کی آواز میں زہر تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ ابا، ایک راستہ ہے۔ چودھری صاحب نے نگاہ اٹھائی۔ کون سا راستہ؟ حمزہ لمحہ بھر کو رکا، پھر بولا، ہم ایک آدمی کو ہائر کر سکتے ہیں، ایسا شخص جو قانون سے اوپر کھیلتا ہے، جو چھپے ہوئے لوگوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ چودھرانی گھبرا گئی۔ حمزہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسان چونک گیا۔ بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ حمزہ کی آواز مدھم مگر پر یقین تھی۔ ارزم۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری صاحب کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ وہی ارزم، شہر کا گینگسٹر؟ جی ابا۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جسے ڈھونڈنے پر آ جائے، وہ زمین کے اندر ہو یا باہر، مل ہی جاتا ہے۔ چودھری صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر تسبیح میز پر رکھ دی۔ ہمیں بدنامی نہیں، اپنی بیٹی چاہیے، قیمت جو بھی ہو۔ ارسلان بے چینی سے بولا، مگر ابا، وہ آدمی خطرناک ہے۔ حمزہ کی نگاہ میں سختی تھی۔ ہم بھی مجبور ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ چودھری کی بیٹی بھاگ گئی؟ اس رات شہر کے ایک ویران گودام میں حمزہ کی ملاقات ارزم سے طے ہوئی۔ چمڑے کی کرسی پر بیٹھا، سیاہ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں سر چمک لیا۔ ارزم نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو چودھری کے بیٹے، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ حمزہ نے میز پر ناہل کی تصویر رکھی۔ یہ زندہ چاہیے، اور خاموشی سے۔ ارزم نے تصویر اٹھائی، ایک نظر دیکھی، اور ہلکی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وقت دو، لڑکی بھی مل کر اس کے ساتھ بھاگنے والا بھی۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا وہ کھیل جس پہ وہ اتر چکے ہیں واپس پلٹنے والا نہیں تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ موٹر سائیکل ایک ایسی گلی میں مڑی جہاں سڑک تنگ تھی اور ہوا میں عجیب سی بوجھل سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ نائل نے شعیب کی کمر کے پیچھے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ شعیب سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شعیب نے رفتار کم کی، مگر جواب نہ دیا۔ موٹر سائیکل ایک پرانی عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ دروازے کے باہر لال بتی جل رہی تھی، پردے موٹے تھے اور اندر سے مدھم گہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ناہل کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شعیب نے ہیلمٹ اتارا اور آنکھیں چرا لی۔ بس چند دن کا بندوبست ہے، حالات خراب ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ تم نے کہا تھا ہم محفوظ ہوں گے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر آئی، چہرے پر سختی، آنکھوں میں دنیا دکھی ہوئی تھکن۔ اس نے شعیب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آ گئے ہو؟ شعیب نے جیب سے لفافہ نکالا، کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھا۔ یہ بس بات وہی ہے جو طے ہوئی تھی۔ عورت نے لفافہ کھولا، نوٹ گنے، پھر ناہل کی طرف دیکھا۔ لڑکی نہیں ہے، ٹھیک رہے گی۔ یہ جملہ ناہل کے لیے خنجر تھا۔ نہیں نہیں۔ اس نے شعیب کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شعیب؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شعیب نے آہستہ مگر سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ناہل، میں مجبور تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، لوگ میرے پیچھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت امڑ آئی۔ تم نے مجھے بیچ دیا؟ آواز ٹوٹ گئی۔ شعیب نے نظریں جھکا لی۔ میں خود بھی مر جاتا اگر یہ نہ کرتا۔ محبت؟ ناہل ہنس دی، وہ ہنسی جو رونے سے زیادہ دردناک تھی۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ وہ عورت آگے بڑھی۔ بس کرو،
वक्त जाया ना करो। मुनाहिल ने आंख पर आखिरी बार शुएब की तरफ देखा। मैंने सब छोड़ा तुम पर, खुदा तुम्हें कभी माफ न करेगा। शुएब एक लम्हा रुका, फिर तेजी से पलटा और अंधेरे में गुम हो गया। दरवाजा बंद हुआ तो आवाज ऐसी थी जैसे मुनाहिल के दिल पर मोहर लग गई। वो दीवार के साथ बैठती चली गई, सर घुटनों में देकर बस इतना ही कह सकी, या अल्लाह, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। बाहर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था और अंदर एक लड़की की दुनिया टूट चुकी थी, मगर यही टूटना उसके बदलने की शुरुआत बन चुका था। वो उसे एक कोठे पर बेचकर जा चुका था। यहाँ आए उसे पूरा एक हफ्ता हो चुका था, मगर मुनाहिल की जिद टूटी नहीं थी। नूर बेगम जो कि इस बदनाम जमाना कोटे की बड़ी थी, हर इनकार पर उसका कहर बनकर टूटती थी, कभी बालों से पकड़कर, कभी थप्पड़ों की बारिश। मगर मुनाहिल की आंखों में वही खामोश इनकार जिंदा था आज। मगर फिजा बदली थी। शाम उतरते ही इमारत में अजीब सी गहमा गहमी फैल गई। सीढ़ियों पर कदमों की आहटें, कमरे कमरे से हंसी की आवाजें, इतर और पाउडर की मिली जुली खुशबू। आज महफिल लगनी थी, आज रौनकें बढ़नी थी। लड़कियां आईनों के सामने बैठी थी, कोई सुर्खी लगा रही थी, कोई आंखों में काजल भर रही थी। मुनाहिल कमरे के कोने में खामोश बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द, आंखों में नींद नहीं बस थकन। दरवाजा जोर से खुला। उठो। नूर बेगम की कड़कदार आवाज कमरे में गूंजी। मुनाहिल ने सिर उठाया, आंखों में सवाल था मगर जबान खामोश। क्या बहरी हो गई हो? आज कोई नखरा नहीं चलेगा। दो लड़कियां आगे बढ़ी, एक ने अलमारी खोली, दूसरी ने मुनाहिल का बाजू थाम लिया। छोड़ो मुझे। आवाज कमजोर थी मगर जिद अब भी बाकी थी। बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा। नूर बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, आज महफिल है और तुम तैयार होगी और रक्स भी करोगी। तुम्हारा वो आशिक तुम्हें यहाँ बेच गया है, अब वापस नहीं आएगा। सोग मना रही हो? उन्होंने एक जोड़ा बाहर निकाला, सिल्वर साड़ी, हल्के रंग की, बॉर्डर पर चमक, मगर नाहिल को वो कपड़ा कफन सा लगा। ये पहनो। नाहिल ने मुंह बना लिया, मैं नहीं पहनूंगी। ये कहते उसकी आवाज रुक गई। क्यों? क्योंकि अगले लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा। जिद छोड़ दो लड़की। नूर बेगम उसके करीब आई। यहाँ इज्जत नहीं, हुक्म चलता है। बाल जबरदस्ती सुलझाए गए, चेहरे पर पाउडर थोपा गया, आंखों में काजल। नाहिल आईने में अपनी परछाइयां देख रही तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, पर उसे खुद से नफरत हो रही थी। जो मोहब्बत की तो यहाँ तक पहुंच गई थी। होंठों पर सुर्खी लगाते उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को कहीं और ले जाना चाहती हो। बस काफी है। नूर बेगम ने आईने में उसका चेहरा देखा। आज तुम रक्स करोगी। फिर सख्त लहजे में बोली, मैं नहीं। नाहिल की पलकी फुरकी। करोगी। नूर बेगम ने इसकी थोड़ी ऊपर उठाकर कहा, और याद रखो, एक भी गलत हुआ कदम तो इंजाम तुम जानती हो। अभी रक्स करवा रही हूँ, बाद में इससे भी बुरा कर सकती हो। दरवाजे के बाहर से कहकों की आवाज आई। मैं फिर सच चुकी थी। नाहिल ने दिल ही दिल में आंखें बंद करके बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर आज मैं टूट भी गई तो मुझे खुद से जुदा न करना। और फिर वो लड़की जो एक वक्त में चौधरी साहब की इकलौती बेटी थी, बाड़ी कदमों के साथ कमरे से बाहर ले जाएगी, जहां रोशनी थी, शोर था, मगर उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। महफिल सज चुकी थी। कालीनों पर मर्द बैठे हुए थे, धुएं उड़ रहे थे, कहके और सिक्के खनकने की आवाजों की बीच सांस की मदम लेच चिड़ रही थी। पर्दे के पीछे में राहल खड़ी थी, सर पर घूंघट, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। हाथ कांप रहे थे, पांव बोझल थे। नूर बेगम ने इसके करीब आकर सरगोशी की, याद रखो, एक कदम भी पीछे नहीं हटाना। पर्दा सरका। अब नाहिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, घूंघट में चेहरा छुपा हुआ, फिर सफेद कलाइयों की हल्की जमिश, कदमों कदमों की मोहतात हरकत। वो रक्स कर रही थी, मगर रूह जैसे कहीं और थी। महफिल में बैठे कई मर्दों की नजरें उस पर थी, कुछ लालच से दिख रहे थे और कुछ बेहिसी से। एक कोने में अर्जुन बैठा था, सियाह लिबास, पुरसुकून अंदाज, हाथ में गिलास। उसकी निगाहें महफिल में बिखरी थी, जैसे उस सबसे उसका कोई ताल्लुक ना, न तालियां, न दिलचस्पी, ना बस एक सर्द लाताल्लुकी थी। वो यहाँ अक्सर आता था। नाहिल ने रक्स के दौरान सर झुकाए रखा, घूंघट उसके चेहरे पर साया बने हुए था। हर घूमता कदम उसके लिए बोझल था, हर लम्हा जैसे किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर हो। अचानक सांस की ले बदली। नूर बेगम की आवाज आई, घूंघट उठाओ।
नाहिल के हाथ लम्हा बढ़कर रुके। दिल ने जोर से धड़क कर एहतजाज किया, फिर आहिस्ता से कहा। उसने घूंघट पीछे सरकाया। चेहरा सामने आया तो लोगों की धड़कनें रुक गई। चांद सा हुस्न था, वही आंखें जिसमें खौफ भी था और जिद भी, वही खामोशी जो चीख से ज्यादा गहरी थी। अर्जुन की निगाह जो अब तक बेनियाज थी अचानक ठहर गई। गिलास उसके हाथ से लम्हे को रुका। आंखें नाहिल के चेहरे पर जम गई। ये हुस्न ही था जो उसे रोक गया था। आज से पहले ऐसा हुस्न उसने कहीं नहीं देखा था। वो नजर जिसमें सवाल था, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये लड़की तो चौधरी सर की बेटी थी जो भाग गई थी, फिर यहाँ कैसे आई? अर्जुन पहली बार सीधा हुआ कर बैठा। उसकी आंखों में वो सर्दी न रही, अब वो वहां और था। पहचान की एक हल्की सी लहर। वो जेरे लग बोला, ये लड़की यहाँ की नहीं है। महफिल में शोर भर गया, मगर अर्जुन के लिए सब आवाजें मदम हो चुकी थी। उसकी निगाहें नाहिल से हटी नहीं रही थी, और नाहिल वो रक्स कर रही थी, मगर उसे मालूम नहीं था किसी लम्हे किसी की नजर ने उसकी तकदीर को निशाने जद कर लिया। ये उसका पहला कदम था, और शायद किसी के लिए फैसला कुन न था। महफिल के शोर में अर्जुन की नजरें नाहिल पर जम गई थी। हर हरकत, हर पल, हर अंदाज उसके लिए एक नया सवाल था। वो खुद को काबू में रखते हुए उठा और आहिस्ता आहिस्ता नूर बेगम की तरफ बढ़ा। नूर बेगम ने फौरन उसे पहचान लिया। चेहरे पर वही सख्ती, लेकिन आंखों में एक लर्जी छुपी हुई थी। अर्जुन साहब, आप यहाँ? उसकी आवाज में हैरत और खबरदार करने का तासुर दोनों थे। अर्जुन ने आहिस्ता से सर हिलाया। निगाहें कभी नाहिल की तरफ, कभी नूर बेगम की तरफ। ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्यों है? नूर बेगम ने थोड़ी देर के लिए सांस रोका, फिर सख्त लहजे में जवाब दिया, ये बिल्कुल चिकना माल है सर। कुछ दिन पहले इसका आशिक यहाँ छोड़ गया था, चंद पैसों के लिए। आप चाहे तो अपनी आज की रात इससे दिल बहला सकते हैं। हमने इसे संभाला हुआ है। नूर बेगम एक अदा से कह रही थी। वो खुशी हो गई थी कि अर्जुन की नजर किसी लड़की पर पड़ी तो, वरना वो यहाँ आता और ऐसे ही चला जाता है। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया। चेहरे पर हल्की सी तलखी, आंखों में शिद्दत। संभाला? उसे जबरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है? तुम लोग कैसी को जबरदस्ती कैसे रख सकते हो? नूर बेगम ने नजरें झुकाई, फिर तंजोरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अर्जुन साहब, यहाँ सब कुछ मुमकिन है, मगर ये लड़की अभी सब कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। इसे लगता है कि इसका आशिक सच्चा है, वापस आ जाएगा, इसी लेने पर अफसोस है, ये मुमकिन नहीं। अर्जुन ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसके चेहरे पर वो फैसला और गुस्सा साफ झलक रहा था, जो कहता था, यहाँ कोई भी गलत कदम उठाए मुझे खबर होगी, और मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। महफिल के शोर के दरमियान ये बातें सिर्फ उन दो के दरमियान एक छुपी हुई हकीकत की मानित थी। नाहिल रक्स करती रही बेखबर, मगर अब अर्जुन की नजरें उसे सब कुछ पड़ रही थी। महफिल अपने अरूज पर थी, मगर अर्जुन के लिए सब आवाजें पीछे रह चुकी थी। उसकी नजरें अब भी उस एक चेहरे पर ठहरी थी जो घूंघट हटाकर फिर झुक गया था। उसने आहिस्ता से इशारा किया। महफिल की शोर खत्म होते ही एक दरवाजा बंद हुआ और सौदा शुरू हुआ। नूर बेगम कमरे में दाखिल हुई तो अर्जुन पहले से ही बैठा था। चेहरे पर चेहरा पुरसुकून, आंखों में वो सर्द गहराई जिससे लोग घबराते थे। कहो, अर्जुन ने मुख्तसर कहा, इस लड़की की क्या कीमत है? नूर बेगम चौंकी, फिर संभल कर मुस्कुराए। अर्जुन साहब, ये कोई मामूली माली नहीं है, जिद्दी है, मगर वक्त के साथ कीमत। अर्जुन ने बात काट दी, वक्त नहीं मेरे पास। नूर बेगम ने पल भर सोचा, फिर एक अदद बताया, ऐसा अदद जो आम लोगों के लिए ख्वाब होता है। इतनी रकम में मैं इसे जाने नहीं दे सकती। अर्जुन ने मेज पर एक मोटा लिफाफा रखा, ये एडवांस है। नूर बेगम की सांस अटक गई। उन्होंने लिफाफा खोला, नोटों की कतार हिसाब से ज्यादा, और बाकी। अर्जुन ने दूसरा लिफाफा रखा, ये इस शर्त पर कि आज इसी लम्हे वो यहाँ से निकलेगी बगैर शोर के, बगैर निशान के। नूर बेगम बेगम की आंखों में चमक और खौफ एक साथ उभरा। अर्जुन साहब, आप जानते हैं ये लड़की? मैं जानता हूँ। उसकी आवाज में ठहराव था, ये यहाँ की नहीं है और वे यहाँ नहीं रहेगी। कमरे में खामोशी फैल गई। नूर बेगम ने तीसरा सांस लिया, फिर आहिस्ते से सर हिलाया। ठीक है, मगर याद रखें, ये सौदा आज का है, कल का कोई हिसाब नहीं। अर्जुन खड़ा हुआ। मुझे कल नहीं चाहिए, एक रात के लिए चाहिए थी, बस। 10 मिनट बाद एक खामोश दरवाजा खुला।
नाहिल अंदर लाएगी, अब भी घूंघट में, आंखों में खौफ और हैरत। उसने अर्जुन को देखा, पहचाना नहीं, मगर उसकी निगाह में पहली बार मार नहीं, हुक्म नहीं, खामोश तहफ्फुज था। तुम खुश नसीब हो कि अर्जुन साहब ने तुम्हें खरीद लिया है। बहुत हैंडसम और दिल वाले हैं। ये सारी बातें नाहिल को बोली गई थी, पर वो नहीं जानते थे कि वो इस कैद से कहाँ जा रही है। अर्जुन ने बस इतना कहा, चलो नाहिल। और नाहिल ने एक लम्हा नूर बेगम की तरफ देखा। वो नजरों से कह रही थी कि खुश कर दिया साहब को। नाहिल आगे बढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ। कोठी की रोशनी पीछे रह गई और शहर की एक अंधेरी सड़क पर नाहिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये आजादी नहीं मगर कैद बदल चुकी है। वो गाड़ी में बैठी कांप रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। कोटे से निकली थी तो ये यकीन करना मुमकिन ही नहीं था कि उसे आजाद किया जा रहा है। कि शख्स, ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला था, वो सोच ही नहीं पा रही थी। गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी तो जैसे पत्थर के हो गई। ना उतर सकी, ना बोल सकी। अगले ही लम्हे अर्जुन खुद उतरकर दूसरी तरफ आया। दरवाजा खुला और उसके बाजू को थाम कर उसे बाहर निकाला। वो चीखी, मजाहमत की, मगर वो उसे अंदर लेकर चला गया। कमरा सादा था मगर हल्की रोशनी, पर्दे गिरे हुए। वो पीछे हटी, बेड के किनारे तक जा पहुंची। मुझे जाने दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, खुदा के लिए मेरे करीब मत आओ। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज टूट रही थी। अर्जुन एक लम्हे को रुका। उसने अपनी कमीज का ऊपरी बटन खोला और फिर ठहर गया। उसकी निगाहें नाहिल पर जमी, जैसे उसके खौफ को नाप रहा हो। अगर वैसी नहीं हो, वो आहिस्ता से बोला, तो उस कोठे पर क्या कर रही थी? उसकी आवाज में सहर था, मगर इस सहर में वहशत नहीं, सवाल था। नाहिल ने सर हिलाकर रोते हुए कहा, मैं बेची गई थी, मुझे मारा गया, मैंने इनकार किया था, किसी ने नहीं सुना। अर्जुन ने उसके करीब बढ़ते कदम रोक दिए। हाथ जो उसके दुपट्टे तक गया था वहीं ठहर गया। वो पीछे हट गया। कमरे में खामोशी फैल गई। देखो, मैंने तुम्हारी भारी कीमत दी है, ऐसे तो नहीं जाने दे सकता तुम्हें, इसलिए शराफत से इधर आ जाओ। अर्जुन ने उसे इशारा किया, ठीक है, मुझसे निकाह कर लो, बस ऐसे ही मेरे करीब आओ। वो आखिर में फैसला करती बोली तो अर्जुन चौंक गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, कमीज का बटन दोबारा बंद किया और एक कदम पीछे हटा। बस, उसने कहा, मैं तुम्हें डराना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम टूटती हो या सच बोलती। नाहल की आंखें हैरत से फैल गई। तो तुम, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। अर्जुन की आवाज अब सख्त नहीं थी। और तुम यहाँ महफूज हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। वो मुड़ा, दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकलते हुए बस इतना कहा, आराम करो और दरवाजा बंद कर लो। बेड पर वो बैठ के और कांपती हुई सांस बहाल करने की कोशिश करती, आंसू अब भी थे, मगर खौफ में पहली बार एक दरार पड़ चुकी थी। वो नहीं जानती थी ये आदमी क्या है, मगर इतना जानती थी कि यहाँ उसकी इज्जत महफूज थी। अर्जुन कमरे से निकला तो उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अंदर दिखाया था। दरवाजा बंद नहीं किया था जानबूझकर। लॉन की ठंडी हवा ने उसके चेहरे से सख्ती को कम नहीं किया। वो चंद कदम चल कर रुका। सलीम, साय से एक आदमी फौरन निकल आया सामने। जी, अर्जुन साहब। अर्जुन ने सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया, फिर बगैर घूमे बोला, आज के बाद इस लड़की के कमरे के आसपास कोई नहीं आएगा, ना नजर ना आवाज। सलीम चौंका। साहिब वो? अर्जुन ने सर घुमाकर उसे देखा। निगाह ऐसी थी कि सलीम का जुमला वहीं मर गया। मैंने कहा ना, नहीं कोई आएगा। आवाज धीमी थी मगर हुक्म आखिरी। जी साहिब। अर्जुन ने अगला कश लिया। नूर बेगम से पैगाम भिजवा दो, सौदा खत्म हो चुका है, लड़की अब मेरी जिम्मेदारी है, अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो इंजाम सबको याद रहेगा। सलीम ने सर हिलाया और शुएब। ये नाम सुनते ही अर्जुन की उंगलियां सख्त हो गई। उसका वक्त आएगा, पहले ये यकीनी बनाओ कि लड़की को मालूम हो कि यहाँ वो महफूज है। सलीम पलटा और अर्जुन ने आखिरी बात कही, और हाँ, फार्म हाउस के गेट पर गार्ड बदल दो। खामोश लोग, जो देखे कम समझे ज्यादा। जी साहब। अर्जुन ने सिगरेट जमीन पर मसल दी। उसकी निगाहें दूर खिड़की की तरफ उठी। वही कमरा, वही हल्की रोशनी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं, वो खुद से बोला, जिन्हें ताकत से नहीं, इख्तियार देकर भरा जाता है। अंदर कमरे में नाहिल बेड के किनारे बैठी अब भी कांप रही थी, मगर दरवाजा खुला देखकर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उतरा था।
कोई यहाँ महफूज है। और यही एहसास उसकी बका की पहली सीढ़ी था। वो मिरर के सामने बैठी थी। अब आगे क्या करना है? वो घर वापस तो नहीं जा सकती थी और यहाँ रह भी नहीं सकती थी। वो घर से भागी हुई लड़की थी। कौन उसे अपना था? इसे दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला कर चुकी थी। शोएब के बाद वापस जाएगी, उसके कदमों में गिर जाएगी ताकि उसे अपना ले, पर कैसे? ये सोच अभी भी उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। कल पूरी रात उसकी रोते हुए कटी। काश वो घर से ना भागती तो कोटे तक ना पहुंचती। पता नहीं ये शख्स कौन था जिसे वहां से निकाल कर यहाँ ले आया था, और अब वो उससे चाहता क्या था? हाँ, हो सकता है मुझे कोठे में वापस छोड़ेगा, क्योंकि एक रात की कीमत दी गई थी। ये सोच आते ही नाहिल के रूह फना हो गए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये बोलते हुए वो दुपट्टा अपने गिर्द अच्छे से लिपेट कर कमरे से निकली थी ताकि उस शख्स से मिल सके जो उसे यहाँ लाया था। वो बाहर आई तो कोई नजर न आया। यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा मौका है, भाग जाती हूँ। खुद से कहती वो भी कदम बढ़ा ही रही थी कि पीछे से अर्जुन ने उसके कंधों पर हाथ रखा। तो वो मुंजमद हो गई। कहाँ जा रही हो? वो घूमी तो अर्जुन सामने बाजू फोल्ड किए खड़ा था। कहीं नहीं, ठंडी हवा ले रही थी। वो घबरा गई। अर्जुन ने एक ब्रू ऊपर उठाया। होठों के कोनों में हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठंडी हवा। उसने इर्द गिर्द खाली सहन पर नजर डाली। ये कौन सा बिल स्टेशन है जहां तुम्हें सुबह के 6 बजे हवा की याद आ गई? नाहिल ने दुपट्टा और जोर से पकड़ा। मेरा मतलब है, अंदर घुटन हो रही थी। हाँ तो वो तो होगी ही ना। अर्जुन ने संजीदगी से सर हिलाया। इतने खतरनाक ख्यालात दिमाग में हो तो ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। वो चौंकी। आपको कैसे पता? क्योंकि जितनी देर तुम यहाँ आई हो ना, उतनी देर में आधे लोग भागने का प्लान बना लेते हैं। उसने हल्के से उसके कदम रोके। वैसे तुम्हारा प्लान ए क्या था? दरवाजा को कूदना या दीवार फलांगना? मैं भाग नहीं रही थी। उसने फौरन इनकार किया, मगर आवाज खुद ही उसका साथ न दे सकी। अर्जुन ने कहका नहीं लगाया। उसने आंख से हल्की सी हंसी निकाली। फिक्र नहीं करो, मैं पुलिस नहीं हूं जो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूं। तो फिर आप है कौन? नाहर के लहजे में डर के साथ झंझलाहट भी खुल गई थी। और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अर्जुन ने बाजू खोले जैसे कोई लेक्चर देने वाला हो। मुख्तसर वर्षन, मैं वो शख्स हूँ जो तुम्हें कोठे से निकाल कर लाया, और लंबा वर्षन, वो तुम अभी सुनने के काबिल नहीं। क्या आप मुझे वापस नहीं छोड़ देंगे? ये सवाल उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया। अर्जुन के चेहरे की हंसी गायब हुई, मगर लहजा अब भी नरम था। अगर छोड़ना होता है तो लाता है क्यों? मैं टैक्सी ड्राइवर लगता हूँ क्या जो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे सकूं? मिनाहिल ने हल्का सा सर झुकाया। तो फिर तो फिर तुम अंदर जाकर बैठो। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं कोई विलन नहीं जो तुम्हें ड्राउनी तकलीफ सुनाऊंगा, और ना हीरो हूँ जब भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। वो हिचकिचाई। और अगर मैं फिर भागने की कोशिश करूं? अर्जुन ने कंधे उचकाए। तो फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर एक लम्हा रुक कर बोला, लेकिन इस बार चाय भी पिला दूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद कम से कम मेहमान नवाजी तो बनती है। नाहिल के होंठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभी मौजूद था, मगर इस शख्स का अंदाज, उसके खदशात ने जरा बराबर दरार डाल चुका था। वो अंदर की तरफ बढ़ी, मगर दिल में एक सवाल अब भी गुंज रहा था। ये अर्जुन आखिर है कौन, और उसकी जिंदगी में कौन आया है? शाम का वक्त था जब अर्जुन के पास फोन लेकर सलीम आया। सर, ये चौधरी की कॉल है। जी कहिए चौधरी साहब, कैसे याद किया? अर्जुन ने मोबाइल कान से लगाया। अर्जुन, काम कब तक होगा? और लड़की, वो खबीस कब हमारे कदमों में लाकर डालोगे? वो तेज में थे जब ये अपनी बेटी को भी बेटी कहकर मुखातिब नहीं किया। जी बस समझे, आज आपका काम हो जाएगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। कॉल कट गई तो अर्जुन कमरे की तरफ बढ़ गया जहां मुनाहिल थी। अर्जुन लंबे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि सामने लॉन में मुनाहिल दिखाई देगी। उसे इधर उधर झांक रही थी जैसे किसी जासूसी मिशन पर हो। वो दरअसल कमरे में बोर हो रही थी जब ये फार्म देखने निकल आई। ये फार्म हाउस है या भूल भुलैया? वो खुद से बोल पड़ा। एक कमरा मिलता है तो 10 बंद दरवाजे। तजस्सुस उस पर हावी था। दिल में डर भी था, मगर अकेले कमरे में बैठना उसके बस की बात नहीं थी। चलते चलते बड़े से दरवाजे के सामने रुकी।
दरवाजा आधा खुला था, बस एक नजर। उसने खुद को तसल्ली दी और अंदर चली गई। कमरा किसी म्यूजियम से कम नहीं था। शीशे की अलमारियां, जदीद हथियार, कीमती घड़ियां, फाइलें, एक तरफ लैपटॉप और दरमियान में एक बड़ा सा मेज। नाहिल की आंखें भर गई। या अल्लाह, ये तो पूरा जेम्स बॉन्ड का सेट लग रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इस शोकेस में रखी घड़ी को गौर से देखा। इतनी महंगी घड़ी, वक्त ही तो बताती है, सोना उगलती है क्या? अचानक उसका दुपट्टा मेज के कोने में रखे कॉफी मग से उलझ गया। ओ! मग लड़खड़ाया और सीधा लैपटॉप पर जा गिरा। छपाक। कॉफी, स्क्रीन, कीबोर्ड, फाइलें सब पर फैल गई। नाहल के हाथ पांव ठंडे हो गए। नहीं नहीं, ये तो मसला हो गया। घबराहट में उसने करीबी टिश्यू उठाया, मगर हाथ कांप रहे थे। टिश्यू से हाथ साफ करने लगी तो फाइलों का कलंदर नीचे गिर गया। कागज बिखर गए और एक फ्रेम रखा था, वो भी उलटकर टूट गया। या अल्लाह, मैं तो मर गई। उसी लम्हे दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अर्जुन दरवाजे पर रुका। सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए उसे यकीन न आया। कॉफी में नहाया लैपटॉप, बिखरी फाइलें, टूटा फ्रेम और दरमियान में नाइल हाथ में टिश्यू। चेहरे पर मुकम्मल जुर्मनामा लिखा हुआ था। मैंने कहा था ना। अर्जुन ने आहिस्ता मगर खतरनाक सुकून से कहा कि ये फार्म हाउस है, पिकनिक पॉइंट नहीं है। अपने कमरे में रहना। नाहिल ने फौरन हाथ जोड़ दिए। मैं कसम खा के कहती हूँ, ये सब खुद ब खुद हुआ। हाँ। अर्जुन ने बाजू फोल्ड किए। कॉफी खुद चल कर गिरी, फाइलें खुद कूदी और फ्रेम में खुदकुशी कर ली। वो रोने के करीब थी। मैं बस देख रही थी, मैं कुछ चेहरा नहीं था। अर्जुन ने मेज के पास जाकर लैपटॉप को देखा, फिर गहरी सांस ली। ये लैपटॉप जानती हो क्या था? वो लतीफ़ी सरे लाने लगी। इसमें मेरे 3 महीने की मेहनत थी। नाहल की आंखों में आंसू आ गए। "प- पैसे वापस कर दूंगी, मैं काम कर लूंगी। अर्जुन ने अचानक उसकी तरफ देखा, फिर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश की। तुम काम करोगी? और वो भी यहाँ? वो हिचकिचाई। मैं बर्तन धो लूंगी, झाड़ू पोछा जो कहे। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। बस बस, चलने की तैयारी करो, तुम्हें वापस लेकर जाना है। अर्जुन ने सीधी बात की। इस लड़की को जल्द अज जल्द इसकी सही जगह पहुंचा देना चाहता था। क्या? कहाँ? देखिए प्लीज, मुझे इस गंदी जगह नहीं जाना, मुझे यहीं रख ले। वो अचानक रोने लगी। अच्छा, तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा? वो मनाहिल का अच्छे से जायजा ले रहा था। मैं काम करके सारे पैसे लौटा दूंगी आपको, पर मुझे वहां नहीं जाना। वो अब हाथ जोड़ गई थी। पर मैं तो तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, हवेली। दरअसल तुम घर से भाग गई थी तो तुम्हारे अब्बा हजूर ने मुझे तुम्हारे ढूंढने का काम दिया था। मैं तुम्हें ढूंढता उससे पहले तुम मुझे वहां कोठे पर मिल गई, सो मैं वहां से ले आया तुम्हें। उसे अब सारी बात बता रहा था। और अब तुम वापस जाओगी। वो बात खत्म करते लंबी सांस ले गया। नाहिल का रंग एकदम सर्द पड़ गया। हवेली? उसका लहजा कांप गया। नहीं नहीं अर्जुन साहब, वहां नहीं प्लीज। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। क्यों? तुम्हारा घर है। घर? वो हंसी। नहीं, टूट सी गई। वो घर नहीं, कैद खाना है। वो आगे बढ़ी और उसके सामने आकर फिर हाथ जोड़ती। आप नहीं जानते मेरे बाबा जान कैसे हैं। मैं अगर वापस गई ना। उसकी आवाज टूट गई। मारेंगे? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। उसे इस बात में सर लाया। आंसू मुसलसल बह रहे थे। सिर्फ मारेंगे नहीं, जिंदा लाश बना देंगे। मेरी माँ भी मजबूर है। कोई ढाल नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अर्जुन ने बेचैनी से जेब में हाथ डाला, फिर निकाला। नाहल, हर भागी हुई लड़की यही कहती होती है। वो फौरन उसके कदमों में बैठ गई। मैं भागी नहीं थी अयाशी के लिए, मैं जान बचाने के लिए भागी थी। उसने अपना दुपट्टा सीने पर मजबूती से लपेटा। मैंने गलती की मानती हूँ, पर उसकी सजा मौत तो नहीं ना। अर्जुन एक लम्हे को खामोश हो गया। तुम्हारे बाबा जान ने कहा था, जिद्दी है, नाफरमान है, सबक सिखाना है। सबक? उसने तल्खी से हंसते हुए कहा। वो सबक नहीं, इंतकाम होता है। मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी। मैंने इनकार किया तो वो रुक गई। अल्फाज साथ छोड़ गए। तो तुम भाग गई? अर्जुन ने बात मुकम्मल की। हाँ। वो बेबसी से बोली। और अगर वापस गई तो कब्रिस्तान भागूंगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही अर्जुन साहब, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहती हूँ। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे खुद को संभाल रहा हूँ। तुम समझती हो मैं तुम्हें यहाँ रख सकता हूँ? मेरे लिए मसला बन जाओगी। मसला बनूंगी तो सह लूंगी।
وہ فوراً بولی کہ کچن میں کام کر دوں گی، جھاڑو پوچھا جو کہیں گے، بس مجھے وہاں مت بھیجے۔ پھر دھیمی آواز میں بولی میں روز مرنے سے بہتر ہے روز کام کر کے جینا چاہتی ہوں۔ ارجن نے پلٹ کر اسے دیکھا، اور اگر کبھی کل تمہارے بابا خود آ گئے اولڈرس کے تو میں خود چلی جاؤں گی، لیکن تب تک پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، بس تھوڑا سا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف مناہل کے سسکنے کی آواز تھی۔ آخر کار ارجن نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، وہ چونکی، سر اٹھایا۔ کیا کیا مطلب؟ ارجن نے سختی سے کہا، عارضی طور پر یہاں رہو گی، میری شرائط پر، کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں۔ ناہل نے فوراً سر ہلایا، قسم سے میں کچھ نہیں کروں گی۔ ارجن نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہوئے کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا ناہل۔ وہ رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ میں نے تمہیں بچایا ہے، چھپایا نہیں۔ اگر تم نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو میں خود تمہیں حویلی چھوڑ کر آؤں گا۔ ناہل کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ شکر بھی تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، اور ارجن جسے یہ کام صرف ایک ڈیل لگ رہی تھی، نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ابھی کیا ہے۔ اگلی صبح فارم ہاؤس میں عجیب سی خوشبو بھری تھی۔ صبح اس نے سلیم سے کہہ کر چیزیں منگوا لی تھی تاکہ کھانا بنا سکے۔ وہ تو اس جگہ کو اپنا گھر سمجھ بیٹھی تھی، جیسے یہی رہتا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ارجن گینگسٹر ہے، پر اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ بچپن سے وہ گن، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ دیکھتی آ رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا بھی گنڈے ہی تھے جو ہر غلط کام میں ملوث تھے۔ وہاں تو اتنی روک ٹوک نہیں تھی، فلم نہ دیکھو، یہ نہ کرو، اس لیے اسے یہ جگہ بہتر لگی تھی جہاں وہ سانس لے سکتی تھی۔ یہ کہنا بہتر تھا کہ جب اپنا گھر قید کی طرح ہو تو باہر نکل کر آزادی مل جاتی ہے۔ وہ بھی ایسا فیل کر رہی تھی۔ ارجن فائل دیکھتے ہوئے رکا، ناک سکیڑی۔ یہ کھانے جلنے کی خوشبو ہے کیا؟ کچن سے ناہل کی آواز آئی، نہیں جی، یہ پکنے کی خوشبو ہے، جلنے کی نہیں۔ آپ بس نہیں بیٹھے، ابھی لائے۔ ارجن نے مشکوک نگاہوں سے کچن کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد ناہل ٹرے اٹھائے آئی۔ بال سادہ سے جوڑے میں بندھے تھے، دوپٹہ کندھوں پر اور چہرے پر عجیب سا اعتماد۔ لے ناشتہ۔ ارجن نے پلیٹ کی طرف دیکھا، یہ واقعی تم نے بنایا ہے؟ جی ہاں، وہ فوراً بولی، اور بغیر کسی دھماکے کے، بغیر ورنہ میں کھانا ختم کر دیتی ہوں۔ وہ ہنسی روک نہ سکا، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ ارجن نے لوالا لیا اور ایک لمحہ رکا، پھر دوبارہ کھایا۔ ناہل فوراً آگے جھکی، برا ہے کیا؟ نہیں، اسے سنجیدگی سے کہا، خطرناک حد تک اچھا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، دیکھا، میں صرف باتیں نہیں بناتی، کھانا بھی بناتی ہوں۔ ارجن دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، وہی شخص چہرہ، وہی خاموش۔ ناہل نے اسے غور سے دیکھا، پھر بولی، آپ ہمیشہ اتنی سیریس کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ میں مسکراؤں تو لوگ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اوہ، اس نے آنکھیں پھیلائی، تو آپ واقعی گینگسٹر ہے؟ ارجن نے آہستہ سے اسے دیکھا، کیا میں گینگسٹر لگتا ہوں؟ جی۔ فوراً بولی، خاموش، خطرناک اور ہینڈسم بھی، دیکھتے ہیں ایسے جیسے آنکھوں سے سالے نکل دیں گے۔ وہ ہنسی، سچ بتائیں، آپ کو گن چلانا آتی ہے نا؟ آتی ہے، کتنی؟ جتنی ضرورت ہو۔ اور کتنے لوگ مارے؟ سوال اس نے ایسے معصوم انداز میں پوچھا جیسے موسم کا حال پوچھ رہے ہو۔ ارجن نے نوالا رکھتے ہوئے کہا، تم ناشتہ کے ساتھ قتل کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تجسس۔ وہ کندھے جھکا گئی۔ ویسے بھی آپ ایسے لگتے ہیں جنہوں نے کم از کم 10 لوگوں کو تو ڈرگ دیکھا ہو۔ میں نے آج تک کسی کو بلا وجہ نہیں مارا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اور تم لسٹ میں شامل نہیں ہو، فکر نہیں کرو۔ راہل نے دل پر ہاتھ رکھا، شکر ہے، میں تو ابھی قسطوں میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ ارجن کی ہنسی خود بخود نکل گئی، ہلکی، مختصر مگر اصلی۔ وہ چونکی، اوہ، آپ مسکرا بھی سکتے ہیں، زیادہ خوش مت ہو، یہ نایاب ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں روزانہ کوشش کروں گی، شاید عادت پڑ جائے۔ ارجن نے اسے دیکھا، یہ لڑکی جو کل خوف سے کانپ رہی تھی آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی خاموش دنیا میں شور مچا رہی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ شور برا نہیں لگ رہا تھا، ارجن کو وہ اچھی لگ رہی تھی، کسی کا ہونا اسے بھا رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہوا تو ارجن دوبارہ اپنے موڈ میں آ گیا۔ فائل بند کی، گھڑی دیکھی، جیکٹ اٹھانے لگا۔ ناہل فوراً چوکی، کہاں؟ کام ہے۔
اس نے مختصر جواب دیا، او یعنی گینگسٹر والا کام؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ ارجن نے پلٹ کر اسے دیکھا، نہیں، تمہیں واقعی بہت سوال پوچھنے کی عادت ہے، کیونکہ آج جواب دینے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے نا وہ وہ فوراً بولی۔ ارجن نے گہری سانس لی، میں جا رہا ہوں، تم یہی رہو۔ میں قیدی ہوں یا مہمان؟ اسے معصومیت سے پوچھا، ابھی زیر تربیت سر درد کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھا۔ ناہل نے پیچھے سے آواز دی، سنے؟ وہ رکا، اب کیا؟ اگر آپ مر گئے تو میں کس کے گھر رہوں گی؟ ارجن نے اسے گھورا، یہ دعا ہے یا بد دعا؟ کنسرن ہے۔ وہ فوراً بولی، آخر کار آپ ہی میرے واحد اسپانسر ہیں۔ ارجن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم واقعی خطرناک ہو، گن کے بغیر بھی مار ڈالتی ہو، تو پھر مان لے میں بھی تھوڑی بہت گینگسٹر ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ ارجن کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھتے وقت اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے خود بھی عجیب لگی۔ شام کے سائے لان پر آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے جب ارجن واپس آیا۔ گاڑی کی آواز پر بھی ناہل کو خبر نہ ہوئی۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی مگر دل کہیں اور تھا۔ وہ ایک ننھے سے پودے کے پاس رکی، نلکا ذرا ہلکا کیا اور دھیمی آواز میں بولی، تم جانتے ہو وہ باہر سے جتنا سخت ہے نا، اندر سے اتنا نہیں ہے۔ پانی مٹی میں جذب ہو رہا تھا، جیسے اس کی باتیں سن رہا ہو، بس دکھاتا نہیں ہے۔ شاید دکھانا نہیں آتا۔ ارجن چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا، اس نے سانس روک لی۔ یہ الفاظ اس کے لیے تھے، اور نہیں بھی۔ اکیلا ہے بہت، ناہل نے آہستہ سے کہا، اسی لیے اتنا خاموش رہتا ہے۔ خاموشی بھی کبھی کبھی درد چھپانے کا طریقہ ہوتی ہے نا۔ اس کے لہجے میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس احساس تھا۔ ارجن کے دل میں کچھ ہلکا سا ٹوٹا۔ اسی لمحے ناہل پلٹی اور پائپ کا منہ سیدھا اس کی طرف ہو گیا۔ پانی اچانک اس پر آ گرا۔ وہ چونکی۔ ارجن صاحب؟ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ پانی اس کے بالوں سے ہوتا ہوا گردن تک بہنے لگا، مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا۔ اور آہستہ سے آگے بڑھا، پائپ تھام دیا اور نل بند کرنے کے بجائے ذرا سا اس کا رخ بدل دیا۔ ناہل کے دوپٹے کو چھوتا ہوا اس کے بازو تک آیا۔ وہ ہنسنے کے بجائے ٹھٹک گئی، آپ؟ ارجن نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ تمہیں بھیگنے سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ پانی سے نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی، لوگوں سے لگتا ہے۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ پانی آہستہ بہہ رہا تھا، شام کی ہوا میں نمی کھل گئی تھی۔ ارجن نے نل بند کیا۔ اس کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے اس کے ہاتھ کے قریب ٹھہر گیا۔ اس کا چھوا نہیں مگر فاصلہ بھی نہیں رہا۔ جو تم پودوں سے کہہ رہی تھی، اس نے دھیرے سے کہا، وہ سچ تھا؟ ناہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کیا؟ یہ کچھ لوگ مسکراتے نہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ کمزور نہ لگے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ دور سلیم پر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سلیم نے دل ہی دل میں سوچا، یہ ہنسی نہیں، اس سے بھی بڑا اشارہ ہے، سر کو محبت ہو گئی ہے۔ رات پوری طرح اتر چکی تھی مگر فارم ہاؤس پر نیند کہیں ٹھہرنے کو تیار نہیں تھی۔ ناہل بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی مگر دماغ جاگ رہا تھا۔ پنکھے کی ہلکی سی آواز اور باہر سے آتی چنگڑ کی صدا، سب کچھ معمول کا تھا، پھر بھی دل بے چین تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر ایک بار، اور آخر کار ہار کر آنکھیں کھولی۔ چھت کو دیکھتے اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، وہ مجھے واپس بیچ سکتا ہے۔ یہ سوچ بار بار آتی اور دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اگر وہ چاہتا تو ایک فون کال پر سب ختم ہو سکتا تھا، اسے دوبارہ اسی جگہ چھوڑ آتا جہاں سے نکالا تھا۔ اس کے لیے کوئی مشکل سودا نہیں تھا، پھر کیوں نہیں کیا؟ ناہل نے بیگ کا دوپٹہ سینے سے لگا لیا۔ ارجن کا چہرہ یاد آیا، وہی سنجیدہ خاموش سا جس کے جذبات آنکھوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ لمحہ بھی یاد ہے جب اس نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ اسے واپس لے جائے گا، اور پھر خاموش ہو گیا تھا، جسے خود اس فیصلے سے لڑ رہا ہو۔ وہ کوئی یقین نہیں دلاتا، کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیتا تھا، پھر بھی اس کے پاس بیٹھے ڈر کم ہو جاتا تھا۔ کیا واقعی سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے؟ وہ دھیرے سے خود سے بول، جواب لفظوں میں نہیں آیا، احساس میں اتر گیا، نہیں، وہ مختصر ہے۔ اگر وہ بے حس ہوتا تو اتنی دیر تک مجھے یہاں نہ رکھتا۔ اگر وہ ظالم ہوتا تو میرے آنسو سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں میں نمی آ گئی۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، بلکہ عجیب سے سکون کے تھے۔
جو بہت عرصے بعد نصیب ہوا تھا، کسی کے ہوتے ہوئے محفوظ محسوس کرنے کا سکون۔ اسی وقت فارم ہاؤس کی چھت پر ارجن کرسی پر بیٹھا اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی مگر جلانے کا دل نہیں تھا۔ اسے انگلیوں کے درمیان گھماتا رہا، پھر آخر کار میز پر رکھ دیا۔ آج دماغ کام کر رہا تھا مگر دل اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ غلطی کر رہا ہوں، اسے خود سے کہا۔ یہ کام اس کی زندگی کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور وہ اسی ڈر میں محفوظ رہتا تھا۔ پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی تھی؟ اسے یاد آیا وہ لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی، کیسے باتیں کر رہی تھی جیسے سب درد بانٹ لینے سے ہلکے ہو جاتے۔ وہ ہنستی گم تھی مگر جب مسکراتی تو اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ ڈرتی ہے، ارجن نے آہستہ سے سوچا، پھر بھی مجھ پر بھروسہ کر لیتی ہے۔ اسے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ کسی کا اس پر اعتماد کرنا کتنا بھاری ہوتا ہے۔ دشمنوں سے نپٹنا آسان تھا مگر کسی کے ٹوٹنے کی ذمہ داری لینا نہیں۔ اگر اسے چھوڑ دے تو شاید وہ اپنی زندگی پہلے جیسی رہ جائے، خاموش، محفوظ، بے احساس، اور اگر رکھ لے تو شاید وہ خود بدل جائے۔ نیچے کمرے میں ناہل نے کروٹ بدلی۔ اوپر چھت پر ارجن نے آنکھیں بند کر دی۔ دونوں جاگ رہے تھے، دونوں خاموش تھے، اور اسی خاموشی میں بغیر کسی وعدے، بغیر کسی اقرار کے محبت آہستہ آہستہ اپنی جڑیں پھیلا رہی تھی۔ اگلی صبح فارم ہاؤس پر عجیب سی خاموشی تھی۔ ہال میں نمی تھی جیسے رات کی بے چینی ابھی تک کہیں اٹکی ہوئی ہو۔ ناہل کچن میں چائے بنا رہی تھی، کپ ٹرے پر رکھتے ہوئے وہ لان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے کمرے سے سلیم اور ارجن کی آواز سنائی دی۔ وہ بے دھیان تھی اس لیے قدم خود بخود وہیں تھم گئے۔ دروازہ پورا بند نہیں تھا، سر بات سمجھے۔ سلیم کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ چودھری کو اگر پتا چل گیا نا کہ لڑکی یہاں ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ ناہل کے ہاتھ میں پکڑا کپ ہلکا سا لرزا۔ اس کے آدمی ہر جگہ ہے۔ سلیم بولتا رہا، اب جانتے ہیں وہ کیسے ہے؟ اس کی بیٹی ہو یا نہ ہو، غیرت کے نام پر وہ آپ کو مروا دے گا۔ ناہل کی سانس اٹک کے، مروا دے گا؟ ارجن کی آواز گہری اور دبی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ تو پھر کہیں کیوں سر؟ سلیم نے پہلی بار قدرے بلند آواز میں کہا، ایک انجان لڑکی کے لیے خود کو اتنے بڑے خطرے میں ڈالنا یہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے۔ ناہل نے بے اختیار دیوار کے ساتھ دیکھ لگا رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ارجن بولا، آہستہ مگر ٹھوس سچ ہے، کیونکہ وہ صرف ایک انجان لڑکی نہیں ہے سلیم۔ تو پھر کیا ہے؟ سلیم نے سوال کیا۔ ارجن نے گہری سانس لی، وہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری کسی کے قدموں میں نہیں پھینکتا۔ سلیم خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، سر یہ ضد کہیں آپ کی جان نہ لے لے۔ جان تو ویسے بھی داؤ پہ لگی رہتی ہے۔ ارجن کا جواب مختصر تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار وجہ صاف ہے۔ ناہل کے لیے وہاں کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی جیسے کوئی راز چرا لیا ہو۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بستر پر بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ ارجن نے اسے پناہ نہیں دی تھی، اس نے اسے بچانے کا انتخاب کیا تھا، اور اس انتخاب کی قیمت شاید اس کی جان ہو سکتی تھی۔ ناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کون ہوں جو کسی کو مرنے کے خطرے میں ڈال دوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ باہر لان میں ارجن آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، انجان اس بات سے کہ جس سچ کو وہ خود ماننے سے ڈر رہا ہے وہ سچ ناہل سن چکی تھی۔ دوپہر ڈھلنے لگی۔ فارم ہاؤس کے کمرے میں خاموشی غیر معمولی تھی۔ ناہل عام دنوں میں اس وقت تک کچن میں ہوتی، کبھی چائے بناتی، کبھی بے دھیانی میں کسی چیز سے باتیں کرتی۔ آج کچھ بھی نہیں تھا۔ سلیم نے کئی بار ادھر ادھر دیکھا پر ہمت کر کے ارجن کے پاس آیا۔ سر ایک بات ہے۔ ارجن نے فائل سے نظر اٹھائی۔ کہو۔ آج بیوی کمرے سے نکلی ہی نہیں، نہ ناشتہ نہ دوپہر کا کھانا۔ سلیم نے توقف کیا، دل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارجن کے ماتھے پر بل پڑا، تم جاؤ میں دیکھتا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرہ خالی تھا، بستر صاف تھا، دوپٹہ وہاں نہیں تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ارجن کے دل میں ایک لمحے کو عجیب سا خلا اترا۔ اسے چاروں طرف نظریں دوڑائی جیسے وہ ابھی کسی کونے سے نکل آئے گی۔
फिर उसकी नजर मेज पर पड़ी। एक तहके हुआ कागज। वो आगे बढ़ा, कागज उठाया, हाथ खुद ब खुद सख्त हो गए। लिखा था, मैं जा रही हूँ, आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी वजह से अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया। नीचे कोई नाम नहीं था, मगर हर लफ्ज चीख चीख कर बता रहा था कि ये मुनाहिल का है। अर्जुन ने कागज मुट्ठी में बंद कर लिया। बेवकूफ लड़की। उसके लहजे में गुस्सा नहीं, खौफ था। और फौरन बाहर निकला। सलीम। सलीम दौड़ता हुआ आया। सर, गाड़ी निकालो अभी। अर्जुन की आवाज में वो सख्ती थी जो सिर्फ खतरे के वक्त आती थी। वो अकेली नहीं जा सकती, जंगल की तरफ गई होगी। सर, मैंने कहा अभी। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर बाहर की तरफ भागा। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था कि वो लड़की जो उसे बचाने के लिए भागी थी अब खुद खतरे में थी, और इस बार अर्जुन किसी कीमत पर उसे खोने वाला नहीं था। जंगल में शाम उतरने लगी, मगर अर्जुन के अंदर जैसे रात हो चुकी थी। वो गाड़ी वहीं छोड़ा है जहां कच्चा रास्ता खत्म हुआ। उसके बाद वो पागलों की तरह दरख्त के बीच भाग रहा था। कांटों से कपड़े अटक रहे थे, शाखें बाजुओं को काट रही थी, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। माहिर। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंजती और फिर दरख्त के बीच कहीं गुम हो जाती। वो हर झाड़ी के पीछे झांकता, हर मोड़ पर रुककर सांस बहाल करता, फिर दोबारा दौड़ पड़ता। जहन में एक ही मंजर था, अकेली लड़की, अजनबी जंगल और खतरा जो हर साय में छुपा हो सकता था। नाहिल। इस बार आवाज टूट गई। उसे वो कागज याद आया। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, मेरी जान तो तुम हो। जुमला बेख्तियार उसके दिल में उभरा और वो खुद चौंक गया। एक लम्हे को उसे कदमों के निशानात दिखाई दे, नरम मिट्टी पर बिखरे हुए, लड़खड़ाते हुए, और फौरन उसी सिमत लपका। झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गली, खुली जगह थी। जमीन नम थी, जैसे किसी ने गिरकर खुद को संभालने की कोशिश की हो। और फिर उसे दिखाई दी नाहिल एक दरख्त की साए तले पड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द, दुपट्टा आधा मिट्टी में मटा हुआ, आंखें बंद थी, सांसें बहुत हल्की थी। अर्जुन के कदम जैसे जमीन में गिर गए। नहीं, नहीं। वो घुटनों के बल उसके पास गिरा। उसने कांपते हाथों से उसकी गाल थपथपाए। नाहिल, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं आया। दिल जोर से धड़का। उसने उसकी नब्ज चेक की, कमजोर मगर मौजूद। शुक्र है। सांस उसके सीने से बोझ बनकर निकली। उसने फौरन अपना कोट उतारकर उसके गिर्द लपेटा, जैसे उस दुनिया से छुपा रहा हो। एक बाजू उसकी कमर के नीचे डाला, दूसरा उसे घुटनों के नीचे। उस समय अर्जुन को ना चौधरी याद था, ना दुश्मन, ना असूल। बस एक लड़की थी जो उसे बचाने के लिए खुद को खो बैठी थी। वो उसे मजबूती से उठाकर खड़ा हुआ। तुम भाग सकती हो, उसने धीमी मगर फैसलाकुन आवाज में कहा, मगर मुझसे नहीं। और जंगल की खामोशी में अर्जुन तेजी से वापसी की तरफ बढ़ा, इस डर के साथ कि अगर वो एक लम्हा और देर कर देता तो शायद बहुत कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। वो घबराता उसे बाहों में भरकर गाड़ी की तरफ भागा था। जल्दी करो सलीम, अस्पताल ले चलो। वो सीट पर बैठकर चिल्लाया। नाहिल बेहोश पड़ी थी। सर, हम अस्पताल नहीं जा सकते, सलीम ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो फौरी। इसे कुछ हुआ तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। वो चीखा तो सलीम ने गाड़ी तेज रफ्तारी से चला दी। उसने अपने बॉस को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। लोग सच ही कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, और मोहब्बत जो होती है वो खामोशी से हो जाती है। उसका पता नहीं लगता। मोहब्बत करने के लिए सदियां नहीं चाहिए होती, बस एक लम्हा लगता है और दिल किसी और का हो जाता है। जल्दी करो, इसे चेक करो। अस्पताल पहुंचते ही उसने नाहल को स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर्स को तनबिया की। वो अभी नाहल का चेकअप कर ही रहे थे कि चौधरी और उसके आदमी आते दिखाई गए। अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी को अभी मेरे हवाले करो। चौधरी साहब ने अर्जुन का गिरबान पकड़ लिया। देखें, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अभी वो इस हालत में नहीं है कि मैं आपको हवाले कर दूं। वो आपकी बेटी है, उसको ठीक होने तक का इंतजार कर रहे। अर्जुन ने अपना गिरबान छुड़वाते हुए कहा। नाहिल को होश आया तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी, ये कहकर कि वो खतरे से बाहर है। अर्जुन ने उसे गाड़ी में बिठाकर चौधरी की हवेली निकल गया। कि हम कहाँ जा रहे हैं? नाहिल जाना पहचाना रास्ता देखते हुए बोली, मेरे ससुराल। ससुर जी से मिलने, रिश्ते की बात जो करनी है। वो आंखें मारते हुए बोला। तो नाहिल आंख समझी से देखने लगी।
बेबी बेबी डॉल, इतना परेशान मत हो। मैं तुम्हें सही से ही बता देता हूँ। मैं अर्जुन, एक गैंगस्टर, एक पत्थर दिल इंसान तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। हाँ, ये जो मेरा पत्थर दिल है ना, अब धड़क रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, इसलिए अब ससुराल जाकर तुम्हारा हाथ तो मांगना पड़ेगा ना। वो गाड़ी रोकता अपने दिल का हाल बता रहा था। ओ, चले गैंगस्टर जी, आज देख लेते हैं आप कैसे मेरा हाथ मांगते हैं। वो छुपे लफ्जों में हाँ कर चुकी थी। थोड़ी देर में वो लोग एक बड़ी सी हवेली के सामने उतरे थे। ये हवेली देखकर महल को वो रात याद आ गई जब वो यहाँ से शुएब के लिए भागी थी। उसकी मोहब्बत ने उसे एक बार तो रुस्वा कर लिया था, पर अब पता नहीं क्या होने वाला था। वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। वो दोनों साथ अंदर दाखिल हुए तो कुछ लोगों ने उन पर गन तान दी। चौधरी सामने चारपाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने इशारा किया, तुम लोगों ने गन नीचे कर दी। तो दूर ही नाहल की मामा खड़ी थी, जो अपनी बेटी को देखकर तरफ ही उठी थी। वो भागती हुई उनके गले लगी। दोनों माँ बेटी इतने वक्त के बाद एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी थी। हट जाओ सब, आज मैं इस बगैरत को जान से मार दूंगा। हमारी नाक कटवा दी इसने, खबीज के साथ भागकर। हमजा ने नहर के बाल पकड़कर अपनी माँ से दूर किया, जबकि दूसरा भाई अरसान बंदूक ताने खड़ा था। अर्जुन समझ गया था क्यों क्यों यहाँ नहीं आना चाहते थे। नहीं बाबा, मैं मुजरिम हूँ, मुझे जो करना है करे। पर अर्जुन को जाने थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो इस वक्त भी अर्जुन का सोच रही थी। तुम्हें तो हम वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, और इसको भी, इसने धोखा दिया हमें। हमजा ने गाली बकते हुए कहा, छोड़ दे चौधरी साहब, आपकी बेटी ने गलती की है, गुनाह नहीं, माफ कर दे उसे। अर्जुन ने रोती हुई नाहल को खुद के पीछे किया। माफ कर दूं इसको, जो मेरी इज्जत का ना सोच सकी। कौन करेगा अब इससे शादी। वो बहुत दुख से बोली, मैं करूंगा। वो सख्ते में आ गए। चौधरी साहब, आपकी बेटी को मैं पसंद करता हूँ, आप उसे माफ कर दे। और मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसका बहुत ख्याल रखूंगा, हर बुरा काम छोड़ दूंगा। वो एक ही सांस में बोले गया। जब चौधरी साहब कुछ लम्हे सोच में पड़ गए, बच्चा सही कह रहा है, मान जाइए। नहल के मामा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, माफ किया, शादी की तैयारी शुरू करो। उनके अचानक रद्दमल पर नाहल फौरी उनके गले लगी और रो पड़ी। सॉरी पापा, मैं गलत थी, मुझसे गलती हुई। वो मुसलसल माफी मांग रही थी। बस कर जा मेरी पड़ी, अब सब ठीक है। सारे हंस दिए थे। पूरी हवेली में मिठाइयां बांटी गई। देखा, मना लिया ना ससुराल वालों को। अर्जुन नाहल के कान में बोला था तो मुस्कुरा दी थी। कुछ साल बाद समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थी। शाम का वक्त था। वो नाहल रिजर्व की बालकनी में खड़ी हवा को महसूस कर रही थी। अर्जुन, आप हमें यहाँ अचानक क्यों लाए हैं। वो हैरानी से बोली। अर्जुन मुस्कुरा दिया, बस दिल चाहा आपको दुनिया से थोड़ा दूर लिया। वो दोनों साहिल की तरफ बढ़े। अचानक अर्जुन ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। आंखें बंद रखे, बस 2 कदम और। जब हाथ हटा तो नाहल साकित रह गई। रेत पर लिखा हैप्पी बर्थडे नाहल। चारों तरफ मोमबत्तियां थी, बीच में केक रखा था। ये सब आपने। उसकी आवाज कांप गई। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मैंने वादा किया था कि आपकी हर उदासी को खुशी में बदल दूंगा। आज आपका दिन है नाहल। नाहल की आंखें भर आई। आप हर बार मुझे रुला देते हैं। अर्जुन ने नरमी से उसके आंसू पूछे। ये खुशी के आंसू है, और मुझे यही चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। समंदर की आवाज कमरे में घुल रही थी। हल्की रोशनी, पर्दे लहराते हुए। नाहल बालकनी से अंदर आई तो अर्जुन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी नजर ठहर गई। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। नाहल ने हल्की सी शरारत से पूछा। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। क्योंकि आज आपका दिन है, और आज मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। उसने नरमी से उसके हाथ थामे। नाहल ने नजरें झुका ली। पहले आप मुझे डराते थे, वो धीमी आवाज में बोली, और आपके साथ मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अर्जुन ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। मैंने खुद को बदला है सिर्फ तुम्हारे लिए। वो बेड के किनारे आ बैठे। नाहल ने उसके कंधे से लगते हुए कहा,
شکریہ ارجن۔ ارجن نے اسے تھام لیا۔ میری پوری زندگی آپ کے نام ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔